चलो जी, कौन सा यूनिट था हमारा? 8। बस ये आवाज नहीं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। हमने इसके दो पार्ट कर लिए थे। कौन कौन से? एक एटॉमिक रेडियाई, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये सारा आ रहा है? स्क्रीन में आ रहा है ना? ये हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज थी रजी। आज हम इसमें एक बहुत मेन टॉपिक पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? जब भी कोई एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाता है, वो उसके ऊपर कितना चार्ज कैरी करता है, वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे सपोज करो आपके पास सोडियम है, सोडियम एक बॉन्ड बनाता है ना Cl के साथ, तो सोडियम इस पे नेगेटिव है तो इस पे कितना चार्ज आएगा? पॉजिटिव। मैग्नीशियम है, वो 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस पे कितना चार्ज होना चाहिए? कोई भी कंपाउंड तभी कंपाउंड बनता है जब टोटल चार्ज 0 हो। अब इन दोनों के ऊपर 2 नेगेटिव, इसको पूरे कंपाउंड को 0 करने के लिए मुझे इस पे कितना चार्ज चाहिए? +2। तो इस पे कितना आएगा? 2 पॉजिटिव। तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। जब भी कोई मेटल बॉन्ड बनाता है किसी के साथ, तो उसके ऊपर कितना चार्ज कैरी करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है। अब एक चीज जो यहाँ हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, दुनिया के जितने भी एलिमेंट्स है, या आप ये बोलो एस ब्लॉक एलिमेंट होता है हमारे पास, जिसके 2 ग्रुप हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, और दूसरा कौन था? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इन सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है। ग्रुप 1 के सभी के कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट 1, ग्रुप 2 के जितने भी कंपाउंड है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2, सबकी 2 +2 +2 +2 +1 +1 +1। यानी कि आपके एस ब्लॉक एलिमेंट और आपके पी ब्लॉक एलिमेंट, जो इधर आपके पास बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सबका ऑक्सीडेशन चार्ज क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, चेंज नहीं होता है। लेकिन आपके पास देखेंगे जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है। एक वर्ड यूज करेंगे हम, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है कि आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? वेरिएबल होती है। वेरिएबल का मतलब चेंज होती रहती है कंपाउंड के साथ साथ। जैसे आपके पास आयरन है, आयरन +2 चार्ज भी शो करता है और +3 कंपाउंड भी शो करता है। मैग्नीज है, मैग्नीज +2 +3 +4 +5 ये सब शो करता है। तो ऐसे कंपाउंड जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे ना, उनको बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। अब एक तो ये रीजन है। अब दूसरा हमको ये समझना है कि ये हुआ कैसे, क्यों हो रहा है, बाकी क्यों नहीं कर सकते और ये क्यों होता है, वो देखेंगे। ये सारा का सारा जो इसमें आंसर छुपा होता है वो आपको बार बार बताया मैंने कि ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, या आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? 3D1 4s2। टाइटेनियम कितनी होती है? 3D2 4s2। 3D3 4s2। 3D4 5 4s1। 3D5 4s2। इसका 3D6 4s2। 3D7 4s2। 3D8 4s2। 3D10 4s1 और इसका 3D10 4s, ये होता है। ठीक है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन इसके अंदर भी आपको ये ध्यान देना है कि आपके पास जितने भी आपने एलिमेंट लिखे ना, उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने। जैसे सपोज करो आपके पास स्कैंडियम है, स्कैंडियम का 18 तो आर्गन तक ही हो जाता है, उसके बाद क्या आता है? 3D1 और 4s2, ये होता है। ठीक है।
अब ये क्या करेगा रजे, ये एक ही अनपेड नहीं है, 4s के बाद इसके अंदर 4p भी होता है लेकिन वो खाली होती है, 4d भी होता है और वो खाली होती है। ठीक है, तो ये 4s वाला आगे एक्साइड कर सकता है 4 इसके अंदर, ऐसे चला जाएगा। अब ध्यान से सुनना जी, कहता है आपके पास कोई भी कंपाउंड है वो कितने कंपाउंड बनाएगा, कितना चार्ज आएगा। तो देखो, अगर मैं आपको कहूं कि हमेशा उतने एलिमेंट कोई कंपाउंड बनाएगा जिसे अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस कैंडियम के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? आपको सिर्फ एक अनपेड दिखाई दे रहा है। अनपेड का मतलब जो अकेला हो, पेयर का मतलब जो एक ही बॉक्स के अंदर दो हो। ठीक है, तो अब देखो, अभी आपको तो ये देख के लगेगा कि इस कैंडियम तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन आपको बताया था कि ये 4s वाले इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट भी तो कर सकते हैं। ये वाला कहाँ चला जाएगा, 4 वाला 4p में 4d में जा सकता है। अब कितने बॉन्ड हो गए? 3 बॉन्ड हो गए। अब 3 बॉन्ड हो गए तो यानी कि स्कैंडियम जो है वो 3 बॉन्ड बना सकता है। 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर चार्ज भी कितना आएगा, जितने बॉन्ड बनाता उतना ही चार्ज आता है। कितना चार्ज आएगा? 3 आ जाएगा जी। ठीक है, तो +3 चार्ज हो जाएगा। क्या ये बात ठीक है? ठीक है, तो ऐसे आपके पास कहते जी उतने ही चार्ज आ जाता है। क्या हुआ? पल्ले कहाँ से नहीं पड़ा? चलो कोई नहीं, इतना समझ में आया कि आपके पास जितने अकेले होते हैं ना उतने ही बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो स्कैंडियम करेगा आपके पास 1 2 3 बॉन्ड बनाएगा, ऐसे होता है। ठीक है, जिसके पास 4 होंगे वो 4 बॉन्ड बनाएंगे, 5 होंगे 5 6 7 ऐसे बनता चला जाएगा। ठीक, तो अब ये आपको यही देखना होता है कि आपके पास कैंडियम की के पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि इसके पास सिर्फ +3 है। अगर वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाए तो, अगर ऐसा हो, स्कैंडियम बोलता है कि मैं एक ही बॉन्ड बनाऊंगा, बना सकता है वो अकेले इसके साथ, तो स्कैंडियम क्या करेगा? +1 भी शो कर सकता है और +3 भी शो कर सकता है। तो जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे रजे, तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी होती है उनके पास कि कितने बॉन्ड उसने बनाने हैं। आवाज ना करो, फिर मैं दिमाग की वो चला जाता है। ऐसे ही आगे चलेंगे रजी, आएगा टाइटेनियम। टाइटेनियम के लिए क्या होगा? 3d2 4s2, 3d2 4s2 हो जाएगा। अब देखो, टाइटेनियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 है जी, 3d वाले और 4s वाले। इसके अंदर हमेशा की यही बात ध्यान रखना कि डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर 3d और 4s दोनों ही ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। 3d वाले इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और 4d वाले भी करेंगे। तो अब टाइटेनियम देखो, टाइटेनियम कहता है कि अगर मैं ये 2 बॉन्ड बनाऊं तो वो +2 भी शो कर सकता है। अगर ये दोनों के दोनों ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें चारों इलेक्ट्रॉन, तब कितना आएगा? +4 भी हो सकता है। तो ये टाइटेनियम +2 भी शो करेगा और +4 भी शो करता है। कैंडियम +1 और +3 शो करता है। ठीक है, तो सिंपल इतना ही याद रखना है, जिसके पास जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, क्या होगा, जिसके पास जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके पास उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है। जैसे अब मान लीजिए क्रोमियम के लिए करते हैं हम, क्रोमियम 24 होता है। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d5 4s1, ये होते हैं। अब देखो, ये क्रोमियम कितने बॉन्ड बना सकता है? 5, मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन यूज कर लेंगे तो मैक्सिमम कितने बना सकता है? ये 5 इलेक्ट्रॉन भी बना सकता है, 6 बना सकता है। तो मिनिमम से करें, ये क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है अगर 2 यूज करेंगे तो, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है अगर 4 इलेक्ट्रॉन यूज करोगे तो, और सारे यूज कर लोगे तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। ठीक है, वो उसकी मर्जी। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक है, आपको 10 रुपए ही खर्च करने हैं सपोज करो, तो पर आपकी मर्जी, आप 2 रुपए खर्च कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो।
अगर मैं कहता हूँ ये क्रोमियम कहता है कि मैं तो सिर्फ ये दो इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवाऊंगा, तब क्या आएगा? +2 चार्ज आएगा। क्रोमियम सोचता है कि मैं तो चारों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, तब कितना आएगा? +4। क्रोमियम कहता है कि मैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करवाऊंगा, तब कितना होगा? +6। तो ये डिपेंड करता है आपके पास कि एलिमेंट के ऊपर कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवाएगा उतने ही उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है, तो इसलिए क्रोमियम के पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2 भी होती है, +4 भी होती है, +6 भी होती है। बहुत ज्यादा इसके पास, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इनके पास है, तो क्रोमियम के पास और मैग्नीज के पास। ये मैग्नीज आएगा जी 25। इसके पास कितने होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन? 5 तो ये रहे, 2 ये भी तो है, ये इधर जाके इधर भी आ सकता है। ठीक है, अब मैग्नीज के पास भी देखो कितने ऑप्शन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी, 5 भी, 6 और 7, कितने मर्जी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। कोशिश 1 कम करते हैं, स्टेबल नहीं होते, कर सकता है पर स्टेबल नहीं होते। इनको वही उतने ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जो उनको लगे कि हम ज्यादा स्टेबल फील करेंगे, भी जिसको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, इसलिए देखो ध्यान से, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4 +6 होती है। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4 +5 +6 +7 तक भी होती है। अरे इसको मैं फेंक दूंगा तो तोड़ता दूंगा इसको मैं। कितने रहेगी? बंद कर इसको, आवाज तो ना कर। तो आपके पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? अलग अलग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास, लेकिन आपको इसमें आयरन पे जाओगे तो आयरन भी बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +2 +3 पर ये +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल शो करता है। तो कहने का मतलब यही हुआ था कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं इस डी ब्लॉक के अंदर, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो एक से ज्यादा होती है, ताकि वो कंपाउंड ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास एक कंपाउंड होता है MnO, मैग्नीज ऑक्साइड, एक होता है आपके पास MnO2, ये भी कंपाउंड होता है नेचर में, एक होता है आपके पास KMnO4। अब मैग्नीज है, ठीक है, मैग्नीज तीनों कंपाउंड बनाता है, MnO भी बनाता है, MnO2 भी बनाता है, KMnO4 भी बनाता है। अब इन सभी के केस के अंदर देखो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होगा। इस केस में कितना है? -2, तो इस पे कितना चार्ज आएगा? +2। एक ऑक्सीजन पे -2 तो 2 पे कितना होगा? -4, तो इस पे कितना आएगा? +4। अब यहाँ देखो इस पे +1 और इधर -8 +x, कितनी वैल्यू आएगी बताओ जी x की? क्या +7 आती है? तो यहाँ पर मैग्नीज के ऊपर कितना चार्ज है? +7। तो देखो मैग्नीज ऐसे कंपाउंड भी बनाता है जिसपे प्लस चार्ज आए, +2 चार्ज हो। मैग्नीज +4 वाले कंपाउंड भी बना रहा है, मैग्नीज +7 वाले कंपाउंड भी बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि उसके पास इतने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतने ही ज्यादा टेंडेंसी होगी बॉन्ड बनाने की, इतनी ही ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी। एक चीज, फिर दूसरा जो सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके पास फिर लास्ट में रहेंगे कॉपर। कॉपर आ जाओ जी 29। अब कॉपर के अंदर क्या होता है याद रखें, कॉपर में सारे क्या होते हैं, ये 10 होते हैं ना पूरे के पूरे फिलअप, और ये इसके पास कितना होता है? 4s1 होता है। ठीक है, तो देखो अब कहते हैं कॉपर के पास कितने चार्जेस? सारे अनपेड है, पेयर अप है, तो इनसे निकालना बहुत ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कॉपर सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, या इसमें से एक ऐसी सिचुएशन आती है एक्सेप्शनली कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। ठीक है, तो कॉपर के सिर्फ 2 ही चार्ज होते हैं, +1 शो करेगा या +2 शो करता है, बस यहाँ से। हाँ, लेकिन कॉपर की एक स्पेशलिटी होती है कि वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही रहता है हमेशा, तो एक वो हमेशा +2 चार्ज ज्यादा स्टेबल शो करेगा, इसलिए उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। लेकिन जब आप बात करोगे जिंक की, 30 होता है ना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है?
उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है आपके पास 3d10 4s2। तो ये सिर्फ अपने 2 इलेक्ट्रॉन या 4s2 वाले यूज कर सकते हैं आगे 4p में और 4d में डाल के। तो इसके पास ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं है। जिंक की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ और सिर्फ +2 होती है। अब देखो ये अब आपसे जैसे पेपर में पूछेगा कि जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिर्फ +2 है। क्रोमियम और मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बहुत ज्यादा है, एक से ज्यादा है, वेरिएबल है 2 3 वो ज्यादा शो करते हैं। रीजन क्या दोगे जी? रीजन एक ही रहेगा, ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिंक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड? सिर्फ 2। 2 क्यों? क्योंकि ये आगे जा सकते हैं, इधर इधर एक्साइड कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन बना सकता है, 2 कंपाउंड बनाएगा। लेकिन मैग्नीज के पास देखो कितने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए मैग्नीज जो है वो +2 +4 +5 7 6 ये सब बना सकता है। तो पेपर में यही आता है कि मैग्नीज के ऑक्सीडेशन कंपाउंड की वेरिएबिलिटी ज्यादा होती है जबकि जिंक की कम होती है। तो क्या रीजन दोगे जी? तो रीजन यही रहता है हमेशा कि जिंक के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्या होता है सिर्फ और सिर्फ 2 ही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। मैग्नीज के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, इसलिए इसकी जो आपके पास ऑक्सीडेशन की वेरिएबिलिटी है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं आपको अभी बताता हूँ। एक क्वेश्चन रहेगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर भी आपसे पूछेगा क्वेश्चन, इसमें ही कंपेयर करवाता चलेगा आपसे जिंक से और मैग्नीज या कॉपर क्रोमियम से। कहता है जी आपके पास मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेरेटिवली टू द जिंक। मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है जिंक से, रीजन बताओ। तो आप यही बोलोगे कि किसी भी एलिमेंट के पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बॉन्डिंग भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और जितनी ज्यादा बॉन्डिंग होगी उसको तोड़ना उतना ही क्या होगा? मुश्किल होगा। एनर्जी आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी। पॉइंट भी क्या होगा? 13 मिनट तो नहीं हुए थे यार। सर अपना टाइम चेंज कर रखो। चलो जी, आवाज नहीं, अरे आवाज ना करो। तो इसके जितने भी कंपाउंड के आपके क्वेश्चन आएंगे वो इसी पे आएंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है जिंक से। इसके आधे से ज्यादा आंसर का एक क्वेश्चन के एक ही आंसर रहेगा, ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीज का जिंक से ज्यादा होता है, क्यों? इसमें बोलोगे कि मैग्नीज के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिंक के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कहता जी इसकी जो बॉन्डिंग है वो वीक होती है और उसकी बॉन्डिंग क्या होती है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जो होता है मैग्नीज का ज्यादा होता है। हेलो, मेरे को क्या पता, मैं तो ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ मैं तो। पता नहीं, मम्मी फोन कर लो, मैं क्लास में हूँ अभी तो। चलो जी, दूसरा है आपके पास मेल्टिंग पॉइंट हो गया स्ट्रेंथ या बोलो हार्डनेस। आपसे पूछेगा मैग्नीज और जो क्रोमियम होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है। मैग्नीज सुन लेकर नाम, मैग्नीज और क्रोमियम जो होते हैं, इन दोनों पे ले लेता हूँ, क्रोमियम कर देता हूँ। मैग्नीज और क्रोमियम की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर किसके? जिंक के। तो आप क्या बोलोगे? कहते जी इन दोनों की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, बहुत हार्ड मेटल होते हैं, एज कंपेयर जिंक सॉफ्ट मेटल है। क्यों है? क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास अनपेयर्ड है ही नहीं, इसलिए ये सॉफ्ट होता है और ये क्या होता है? बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ठीक, फिर एक क्वेश्चन और आएगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट की तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट की तरफ क्या करेंगे?
अट्रैक्ट करेंगे उसको बोलेंगे हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें बोलेगा कि मैग्नीज और कॉपर तो क्रोमियम जो है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, जबकि जिंक जो है वो क्या होता है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। क्यों जी, बताओ रीजन। क्योंकि कहता है जी आपके पास जिंक के पास तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, और बाकी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर उतने ज्यादा होते हैं, और अगर सारे के सारे पेयर अप हो जाते हैं रजे तो उसके पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बिल्कुल जीरो होते हैं, और वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, डायामैग्नेटिक कहलाता है। वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, जिसके पास सारे पेयर अप होते हैं। एक और क्वेश्चन इसके अंदर कहते जी आपके पास ये जितने भी मैग्नीज कॉपर क्रोमियम वाले हैं वो कलर कंपाउंड बनाते हैं, इनके कंपाउंड क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, लेकिन जिंक के सारे कंपाउंड व्हाइट होते हैं। जिंक के जितने भी कंपाउंड है वो व्हाइट होते हैं। हाँ भाई, अनपेयर वाले को, जो सारे पेयर्ड अप हो गए ना वो डायामैग्नेटिक होते हैं, और अनपेयर वाले पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास कि मैग्नीज और क्रोमियम जो है वो तो सारे कंपाउंड कलरफुल बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा लैब के अंदर, एक होता है KMnO4 पर्पल कलर का होता है, एक होता है K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये ऑरेंज कलर का होता है, और ये पर्पल कलर के होते हैं। तो इसके कंपाउंड सारे कलरफुल होते हैं, लेकिन जिंक के जितने भी कंपाउंड है, जैसे आपके पास मान लीजिए ZnCl2, ZnCl2 ये व्हाइट होता है। जिंक के जितने भी कंपाउंड होंगे वो व्हाइट होंगे, क्रोमियम और मैग्नीज के बाकी जितने कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, कलरफुल होंगे। तो रीजन क्या दोगे, कहते जी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे कलर कॉम्बिनेशन या एक्साइटेशन में उतनी ज्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकते हैं अगली ऑर्बिटल में जाके, और अगली ऑर्बिटल में जाएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो सिंपल इतना याद रखो, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास कंपाउंड उतना कलरफुल होगा। अगर आपके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हैं तब कंपाउंड क्या होगा, व्हाइट होगा। और जिंक के इलेक्ट्रॉन देखो सारे पेयर अप हैं, इसलिए क्या होता है मुझे व्हाइट कलर कंपाउंड शो करता है। ठीक है, ये इसका रीजन रहेगा। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की एक टेबल बनाता हूं मैं, और उसमें मेन हम लिखते हैं कि कौन से कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी ज्यादा स्टेबल होती है। इसको ही लिख देते हैं यार, वैसे तो अलग ही बनानी पड़ेगी। जैसे स्कैंडियम, क्या हो गया आज, मैं ही नहीं आ रहा। चलो आज इतना ही करो, कल करवाते हैं, ये भी यहाँ पे आज इतना ही करो बच्चों, कल से करवाता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट।